हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए, आपके लिए कंटेंट हम लेकर आए हैं BEHI N 120। काफ़ी टाइम से इसकी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, मैडम BEHI N 120 को अपलोड कीजिए। और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आपका ये लोगो है और यहाँ पर भारतीय इतिहास में संकल्पनाएं, विचार तथा शब्दावली आपके ये पेपर का नाम है, यानी कि जो बुक का कंटेंट है आपका यही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बाय चैप्टर आपको सारी यूनिट्स से हम कराएंगे कि किस तरह से आपको इनमें से क्वेश्चंस करने हैं। तो देख लेते हैं कितनी आपकी यूनिट है आपकी टोटल यहाँ पर 16। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या क्या आप छोड़ेंगे, तो ये चीज़ हमने देखनी है। वैसे मेरा मानना है कि छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, तभी हम अच्छे से अपने पेपर को कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स का ये पेपर शायद 100 नंबर का होगा अगर इसका असाइनमेंट नहीं हुआ है। अगर असाइनमेंट 30 नंबर का हुआ है तो 70 नंबर का होगा। तो रेशो मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या जा सकता है। अब एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं आप लोगों को कि ये वाला जो पेपर है ये फ़र्स्ट टाइम आपका हो रहा है BA फर्स्ट सेम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पेपर हम भी पहली बार ही संकल्पनाएं, विचार, शब्दावली, हाँ इतना हो सकता है कि जो आपके टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से करके लेकर जाएंगे जैसा हम बताएंगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं आपकी। और यहाँ यूनिट्स ना देखकर, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया है कि हमें 16 यूनिट करनी है, तो सीधा सीधा हम आपके यूनिट्स पर ही चलते हैं। तो चलिए शुरू हो चुकी है वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबको। और हिंदी मिरर का अभी तक क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी परिवार से आपको जुड़ना है एक सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करके। और शेयर करना है उनके लिए जिसकी आप केयर करते हैं, और कहते हैं ना साथ ही हाथ बढ़ाना, तो वो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो आपके टॉपिक हैं, सप्त सैंधव, दशराज्य युद्ध, भारतवर्ष, पंचजन, हरयूपिया, दिलवन तथा मकन, बोगज कोई, मातृदेवी, सभा समिति, यज्ञ, श्रुति, स्मृति। अब देखिए, शायद आपने ये नाम कभी भी ना सुने हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सभा समिति तो खैर सबने सुना हुआ होगा, मातृदेवी भी सुना हुआ होगा, हरयूपिया भी सुना हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मनु स्मृति भी सुनी है। केवल मनु स्मृति नहीं, स्मृति बहुत लिखी गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सप्त सैंधव भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यहाँ हमने देखना है। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए संकल्पनाएं, विचार तथा शब्दावली सब कुछ यहाँ ले लिया है इन्होंने, पंचजन तक ये आपके 9 टॉपिक हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि जितनी भी हमारी संकल्पनाएं, विचार और शब्दावली उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, या फिर टॉपिक पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जा सकता है। हरयूपिया क्या है, सभा समिति क्या है, पंचजन क्या है, यज्ञ क्या होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। राजनीतिक संगठन में परिवर्तन, श्रुति, स्मृति, सप्त सैंधव। फिर इसके बाद आपका है आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश के मूल निवासी थे, ये अलग हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब सप्त सैंधव में ये दोनों टॉपिक आपके आ रहे हैं, ये इसका टॉपिक है ऐसे। तो इसमें से अब इम्पोर्टेंट हम क्या बता सकते हैं, एक तो आप स्मृति कर लीजिए, सप्त सैंधव कर लीजिए, आप सभा समिति कर लीजिए, फिर और ऊपर यहाँ पर मातृदेवी कर सकते हैं, और भारतवर्ष। थोड़ा आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगे ये टॉपिक, क्योंकि बिल्कुल नए हैं ये टॉपिक, और इनके क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे वो आपको देखिए। जैसे यहाँ पर एक वैदिक कालीन जीवन पर प्रकाश डालिए, इस तरह का, क्योंकि ये सारा वैदिक काल से संबंधित है। अब आते हैं यूनिट 2 पर। कर्म का सिद्धांत, वेदांग, सप्तांग, दंडनीति, नियोग, तपस्या, संदेहवाद, भौतिकवाद, आजीवक, आस्तिकवाद, प्रमाणवाद, इन सबको आप अलग अलग भी पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदांत को पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप कर्म का सिद्धांत पढ़ लीजिए, प्रमाणवाद पढ़ लीजिए, वेदांग पढ़ लीजिए। यहाँ वेदांत है और ये वेदांग है, दोनों में डिफरेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कल्पसूत्र को भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका सप्तांग सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा और आस्तिकवाद भी पढ़ लीजिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है। आस्तिकवाद में जो पॉइंट है यहाँ पर दंडनीति भी आप पढ़ सकते हैं, साथ में निरुक्त भी पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने कई बार बोला है कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं किसी बुक से, तो पूरी बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। पूरी बुक एक बार, एक दिन पूरा लगाकर पूरी बुक पढ़ डाल लीजिए और फिर जो आपको करना है फिर उसको छांटिए कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है ना। लेकिन एक बार पूरी बुक को ज़रूर पढ़िए, 1 से 2 बार। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं थर्ड यूनिट में क्या टॉपिक आपके बनने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में धर्म विजय है, स्तूप है, चैत्य है, नीतिशास्त्र, धर्मसूत्र, तमिल संगम, पाली, प्राकृत, लौकिक, संस्कृत, यवन, बोधिसत्व, तीर्थंकर, तमिलाहम, हलदंड। कितने सारे टॉपिक हैं, पहले ही पता चल गया था ना कितने सारे यहाँ पर टॉपिक हैं। अब यहाँ पर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे आप, तो मैं बता दूं, आप इसमें से एक तो पाली पढ़ लीजिए, प्राकृत लौकिक साहित्य के बारे में, बोधिसत्व के बारे में पढ़ लीजिए और तमिल संगम के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक एक बार सबको देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब जो मैं टॉपिक वो बता रही हूँ कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस निकलने की उम्मीद रहती है। बाकी अगर आपसे वो पूछते हैं ऊपर का ही क्वेश्चन कि इसके बारे में बताइए, तो उसमें ये 9 से 10 होते हैं। तो इसमें से आप अगर 5 से 6 भी, अगर सारे भी आप अप्लाई नहीं करके आते हैं, 5 से 6 भी आप अप्लाई करते हैं तो नंबर डेफिनेटली मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसने स्तूप वास्तु पर पूछा है सिर्फ प्रश्न, है ना। ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में इसी के ऊपर पूछा जाए। आगे आ चुके हैं हम, विष्टि, प्रणय, सीता, स्त्रीधन, प्रतिलोम विवाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। अनुलोम विवाह बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ से। और मत्स्य न्याय, गणराज्य, साथ में आपका बस यही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे। प्रतिलोम और अनुलोम बिल्कुल छोड़ना, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं विष्टि, सीता, स्त्रीधन, अनुलोम, प्रतिलोम विवाह, वर्ण संकरता भी पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर गणराज्य, गणराज्य देखिए कितने बताए हैं यहाँ पर। ये पहला है कपिलवस्तु, फिर सुमार, अलकप्पय, केशपुत्य, रामगामय, कुशिनारा, पावा, पिपलिवन, वैशाली, मिथिला। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप, इसमें से एक तो आप मिथिला पढ़ लीजिए, वैशाली पढ़ लीजिए, कुशिनारा पढ़ लीजिए और अलकप्पा भी पढ़ सकते हैं आप। और कपिल वस्तु तो जरूर पढ़ के जाइएगा। मत्स्य न्याय भी एक बार को गो थ्रू कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, 5 पर। 18 यूनिट है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इतना तो आपका मेजर सब्जेक्ट में भी नहीं जितना माइनर में इन्होंने डाला है सब आपके सिलेबस। अब देखिए इन्होंने गणराज्यों पर एक निबंध लिखी। अब जितने भी गणराज्य हैं तो वो सारा इन्होंने पूछ लिया एक साथ, लेकिन सारे गणराज्य में से अगर आप 4 से 5 भी अप्लाई कर के आते हो तो नंबर ज़रूर मिलते हैं। बाकी क्या ऐसे ही डाल दीजिए, है ना। चलते हैं आगे। यहाँ भी कितने सारे टॉपिक हैं, कहाँ से उठाया इतना सारा सिलेबस। एकता, खिलाफत, इमाम, मतन, अमरम, जजिया, जक़ात, ये सारे करों के नाम हैं, ये जितने भी कर लगते थे। खम्मस, खराज, मदद-ए-मास, हरम, परगना, तुर्कानी, चहलगानी, छिम्मी, शरीयत। अब जैसे आजकल आपका जीएसटी चल रहा है, वो भी तो एक तरह से कर ही है ना। उलेमा, खिदमती, शाहन मंडी। अब जितने भी युग हमारे हिस्ट्री में हुए हैं, चाहे प्राचीन मध्यकाल चाहे आपका आधुनिक काल, तो कर तो लगता ही है। अब यहाँ जितने भी कर हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका एकता, खिलाफत भी आपका इम्पोर्टेंट है, जजिया इम्पोर्टेंट है, जक़ात इम्पोर्टेंट है आपका, और तुर्कानी चहलगानी से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, शाहन मंडी से भी क्वेश्चन बनते हैं, शरीयत से भी बनते हैं। बाकी अंदर देख लेते हैं और क्या है। अब जैसे यहाँ पर है एकता, एकता क्या है, एकता का क्षेत्रीय वितरण कौन सा था, एकता लागू करने का उद्देश्य क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट। जजिया का भी ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, जक़ात का भी, और इसके बाद फिर आपका जो है अमरस भी पढ़ लीजिएगा, शरीयत पढ़ लीजिएगा, तुर्के चहलगानी ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, यहाँ से आपका बन सकता है। और खिलाफत भी पढ़ लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। बहुत ज़्यादा टिपिकल है, जो आप पढ़ेंगे तो शायद ना लगे इतना, अभी देखने में लग रहा है कि कितना सिलेबस है। अब जैसे यहाँ पर मध्यकालीन भारत में लगाए गए करों का विषय में चर्चा कीजिए। अब इतने सारे कर हैं तो इतने सारे कर तो आप नहीं बता पाओगे, तो उसमें से 6 से 7 भी इम्पोर्टेंट करके चलते रहिए तो आराम से पेपर निकल जाएगा। अब आते हैं उर्दू, तराना, ठुमरी, गज़ल। अब सारा ये संगीत से संबंधित आ चुका है यहाँ पर। अब इसमें कौन सा संगीत से संबंधित इम्पोर्टेंट हो सकता है? एक तो आप ठुमरी करके जाइए, गज़ल करके जाइए, कथक कर लीजिए और खड़ी बोली के बारे में पढ़ लीजिए, दोआब क्या था इसके बारे में पढ़ लीजिए, गोद प्रथा क्या थी, सती प्रथा क्या थी, ये सब आप पढ़कर जा सकते हैं। बाकी सब इसमें ऐसे ही हैं, ये सब अलग से ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाकी जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 1 से 2 बार बुक को पूरी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके टच में रहे कि हाँ ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है। अब जैसे इन्होंने कहा है संगीत गायन पर चर्चा कीजिए, मध्यकालीन भारत का वो सारा संगीत गायन है उसके बारे में यहाँ पर बताना है, तो इन्होंने सब कुछ पूछ लिया यहाँ पर, तो सब कुछ इतना सारा अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है तो पढ़ के जाइए। अब आते हैं 7 पर। मनसब है मुग़ल, तुर्क, मंगोल, मेहराब, गुंबद, खालसा भूमि, काजी, सुलहकाला, धहसाला, सेवर घाल, ये सब आपको पढ़कर जाना है। अब ये यहाँ पर शायद सेना से संबंधित है, और यहाँ पर मुग़ल, तुर्क, मंगोल, इसमें मुग़ल, तुर्क और मंगोल जरूर पढ़ के जाइएगा। मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार की श्रेणी है ये, है ना, मनसब है ये। अब आगे है गुंबद। गुंबद कौन कौन से थे? दस्तूर है आपका, खालसा, काजी, सुलहकुल, इबाददाता, सुरखाल, इसके बारे में आप खालसा पढ़ लीजिए। सुलहकुल नीति क्या थी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दहशाला प्रणाली क्या थी, सुलहकुल नीति पूछी जाती है मोस्टली। आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक इन्होंने उठाए हैं और बहुत ज़्यादा उठा लिए हैं, तो कोई बात नहीं, हिंदी मिरर आपके साथ खड़ा है, आप भी खड़े रहिए इनके साथ। देख लेते हैं, हिंदी मिरर हमेशा आपके साथ रहेगा ऐसे ही टिपिकल रास्तों के लिए चलाने के लिए। लेकिन आप भी फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी को, है ना। यहाँ पर पूछ लिया गया मनसबदारी व्यवस्था के योगदान पर चर्चा कीजिए मुग़ल कालीन प्रशासन में, तो मनसबदारी इतनी सारी यहाँ पर बता रखी है। अब आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं आपके जागीर, मस्जिद, सूफ़ी, सगुण, निर्गुण, सनातन, नीर, पंजीर, सब पूछा गया है। ये सारा आपका किससे संबंधित है? काव्य या फिर आपका जितने भी हैं सगुण, निर्गुण, ये सब क्या है? ये मध्यकालीन आपका चल रहा है यहाँ पर। मध्यकाल में सूफ़ी थे और इसके बाद सूफ़ी पढ़कर जाइएगा। इसमें नयनकार, आयंगर के बारे में पढ़ लीजिएगा, सगुण, निर्गुण के बारे में पढ़कर जाइएगा। 2 समुद्रों का संगम मजमे उल बहार को बोला जाता था, बाहरीन को। इसके बाद आप अवधारणाएं, परंपराएं पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सनातन भी पढ़ लीजिएगा, सनातन को भी पढ़कर जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें यहाँ प्रश्न देख सकते हैं आप, वैसे ये प्रश्न आते नहीं है, कभी आप सोचें कि यही प्रश्न हम तैयार करके लेके जाएं, ये प्रश्न नहीं आते हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है कि हाँ इस तरह का प्रश्न आपका बन सकता है एग्ज़ाम में। अब आ चुके हैं यहाँ पर, चौथ क्या था, सरदेशमुख क्या था, महाराष्ट्र धर्म, अष्टप्रधान क्या थे, पेशवा क्या थे, छत्रपति कौन थे, यहाँ पर सारा देशमुख कौन थे, मराठा संघ क्या था, तो इनके बारे में पढ़ना है। अब हम इसमें से देख सकते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जा सकता है। तो मराठा इतिहास के महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक पहलू आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला है चौथ, उसके बाद संदेशमुखी, महाराष्ट्र धर्म, सेना करते, पेशवा, छत्रपति। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये सारा ही आप गो थ्रू करके जाइए। हो सकता है यहाँ पर अलग अलग आपसे चीज़ें पूछी ना जाए, पूरा इकट्ठा ही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए। चलते हैं, हमारे पास अगर टाइम होता तो पूरी हम लाइव क्लास आपको लेते और ये सारे टॉपिक आपको समझा देते, लेकिन अब तो सिर्फ आपको पढ़कर ही काम चलाना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रश्न देख लीजिए, यहाँ बन रहा है मराठा राज्य संघ के उत्थान व पतन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर है आपका उपनिवेशवाद, मुक्त व्यापार, द्वैत शासन, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, वाणिज्यवाद।
अब इसमें देख लेते हैं उपनिवेशवाद में जो मुक्त व्यापार किस प्रकार का था, कारखाने, द्वैध शासन, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, वाणिज्यवाद। फिर इसके बाद इन्होंने ये निकाल दिया है उपनिवेशवाद, मुक्त व्यापार, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन जरूर पढ़ कर जाइए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये प्रश्न, ये इनके टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ कर जाइएगा। और राष्ट्रवाद भी जरूर पढ़ कर जाइएगा। कुछ 4 से 5 टॉपिक इस यूनिट से आपके निकल सकते हैं। अभी यूनिट पर हम पहुँचे हैं आपकी 10, अभी 8 और रह गई हैं, तो पेशेंस रखिए, पूरी करते हैं जल्दी जल्दी। 11 यूनिट पर आ चुके हैं। महाजनी, ब्लैक होल क्या था, भूस्वामी, नील्हे, ठगी प्रथा, गोद प्रथा, निस्यंदन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी इसमें से आप ब्लैक होल पढ़ सकते हैं, भूस्वामी, रैयतवाड़ी पढ़ सकते हैं, ठगी प्रथा, गोद, ठगी प्रथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और रैयतवाड़ी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका निस्यंदन का सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा और इसकी असफलता के क्या कारण थे और इसके क्या लाभ थे। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, प्रश्न बन सकता है 99% निस्यंदन से। अब चलते हैं 12 यूनिट पर। आपकी 12 यूनिट में देखते हैं क्या टॉपिक हैं। 12 यूनिट में पहला है पुनर्जागरण, फिर उसके बाद थियोफिस्ट, फिर शुद्धि आंदोलन, देवदासी, वुड डिस्पैच, सिविल सेवा, गवर्नर जनरल। अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा पुनर्जागरण, फिर थियोसोफिस्ट के बारे में, और वुड डिस्पैच जरूर पढ़ कर जाइएगा। ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको जो लगता है, आपको लगता है और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पढ़ लीजिएगा उनको। चलते हैं नेक्स्ट आपके इकाई 13 यानी कि यूनिट 13। वायसराय, गदर पार्टी के बारे में, उदारवादी, गर्मपंथी कौन थे, स्वराज्य क्या था, धन का निष्कासन, बस हंटर कमीशन। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक इस यूनिट में है और बहुत अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न निकल सकते हैं। तो वायसराय, गदर, उपलब्धियाँ और असफलताएँ और कमजोरी, ये पूरा आपका एक टॉपिक जाएगा। फिर इसके बाद है भारत में अंग्रेजी राज के आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन। इसके बाद फिर है गर्मदली। गर्मदली देख लीजिएगा, गो थ्रू तो कर ही लीजिएगा, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा धन निकासी। स्वराज पढ़ लीजिएगा, धन निकासी के विभिन्न तत्व क्या थे, विदेशी बैंकिंग, बीमा, महाजनी, जहाज रानी कंपनियां, विदेशी पूंजी निवेशों पर ब्याज, ये टॉपिक पढ़कर जाइएगा और इसके प्रभाव क्या रहे, है ना। फिर इसके बाद है हंटर आयोग, ये भी आप पढ़कर जाइएगा। चलते हैं आपकी 14 यूनिट की तरफ। 13 हो चुकी हैं और जल्दी जल्दी हम बिल्कुल अपने लास्ट मोमेंट पर पहुंचने वाले हैं। इकाई 14 यानी कि 14 आपकी यूनिट। स्वदेशी आंदोलन अनुशीलन क्या था, निहिल लिस्ट नकारवादी क्या थे, क्रांतिकारी या रेडिकल क्या थे। तो इनके बारे में कैसे पढ़ेंगे आप, स्वदेशी का ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्रांतिकारी या रेडिकल, इनके 3 टॉपिक हैं, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है इस यूनिट में आपको। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी क्या यहाँ पर बनेंगे क्वेश्चंस। 15 पर आ चुके हैं, 3 यूनिट और रह गई हैं। अवधारणाएं क्या है, नागरिक अवज्ञा क्या है, खादी सूती व्यक्तिगत क्या था, इसके बाद आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट है। बस यही 2 टॉपिक, असहयोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 16 की तरफ पहुंच चुके हैं। अब 16 में देखना है क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट जा रहा है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और आप बिल्कुल फ्लो में है पढ़ने के, इस फ्लो के साथ साथ फ्लो में लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। विभाजन, सांप्रदायिकता, संविधान, रैडक्लिफ रेखा, गणतंत्र, लोकतंत्र। अब यहाँ देखना है कि क्या हमने पढ़ना है। एक तो सांप्रदायिकता के बारे में, संविधान के बारे में, रैडक्लिफ के बारे में और लोकतंत्र, ये 4 टॉपिक तो पढ़कर जरूर जाइएगा। अब सांप्रदायिकता में, सांप्रदायिकता का उसका तंत्र और उससे जुड़े मिथक क्या हैं। अब संविधान का वर्गीकरण, निर्माण प्रक्रिया क्या है, इसके संविधान का चरित्र बताना है और इसके जो किस हद तक संघीय है, ये भी आपका कि ये कोटेशन के टाइप में प्रश्न बन सकता है। फिर इसके बाद रैडक्लिफ रेखा के बारे में पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही बहुत है। और एक विभाजन, साहित्य और सिनेमा, ये भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी हम 17 पर, बस अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट में।
आप 17 करने के बाद बिल्कुल लास्ट यूनिट पर पहुंच ही जाएंगे। बहुत लेंथी यूनिट है ये वाली आपकी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न सांप्रदायिकता की व्याख्या। खैर मैं इन प्रश्नों को नहीं देखती हूँ किस तरह के प्रश्न हैं, आप भी मत देखिएगा, आप टॉपिक तैयार कीजिएगा, क्योंकि अरे 16 यूनिट थी, मैं सोच रही 18 यूनिट थी, मैं नीचे स्क्रॉल करे जा रही, वो हो नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आपका निमट चुका है एकदम। हमें 18 का ही याद रहा, क्योंकि पिछली जो बुक अपलोड की थी वहाँ पर 18 यूनिट थी। चलो कोई नहीं, बने रहिए हिंदी के साथ। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए सभी के लिए।